हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कॉस्टिंग में, इंटर कॉस्टिंग और सीए में कॉस्टिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो अपन लोग एक बार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, और ये लेक्चर उन लोगों के लिए यूज़फुल है जिन्होंने एक बार पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा हुआ है, तो उनके लिए क्विक रिवीजन अपन लेते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे। देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सबसे पहली टर्म यूज़ होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक टर्म यूज़ होती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम जो है बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। क्या होता है इस सिस्टम में, हम लोग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, हम लोग क्या करते हैं, हर प्रोडक्ट का एक स्टैंडर्ड कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं। मतलब कितना मटेरियल लगना चाहिए, कितना लेबर लगना चाहिए, कितना ओवरहेड्स लगना चाहिए। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हम लोग क्या करते हैं, प्री डिटरमाइन कर लेते हैं कि फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए, कितना लेबर लगना चाहिए, या कितने ओवरहेड्स लगने चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ द पीरियड जितना भी हमने एक्चुअल आउटपुट बनाया, एज पर स्टैंडर्ड कितना एक्सपेंस होना चाहिए, और एक्चुअल में कितना एक्सपेंस हुआ है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं, जितना एक्सपेंसेस एज पर स्टैंडर्ड होना चाहिए, अगर एक्सपेंस उससे क्या हुआ हो, ज़्यादा हुआ हो, तो वो हमारे लिए क्या है, एडवर्स है। और जितना एक्सपेंस होना चाहिए एज पर स्टैंडर्ड, अगर उससे एक्सपेंस कम हुआ, तो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। जैसे अपन ने एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड डिसाइड किया कि 1 यूनिट बनाने के लिए 100 रुपीज़ का मटेरियल लगना चाहिए। दिस इज आर स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, कि 1 यूनिट को बनाने में 100 रुपए का मटेरियल लगना चाहिए। ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द पीरियड, मे बी एट द एंड ऑफ द मंथ या क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम लोगों ने क्या किया, 100 यूनिट्स बनाई। एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने 100 यूनिट बनाई, और हमारी जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो 12,000 है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 12,000 है। तो हम लोग एट द एंड ऑफ द पीरियड क्या क्या कर सकते हैं, पता है कि 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 100 रुपीज़ का मटेरियल कॉस्ट लगना चाहिए, तो 100 यूनिट बनाने के लिए 100 रुपए के हिसाब से 10,000 का मटेरियल कॉस्ट लगना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में लगा कितना है, 12,000। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एडवर्स हो गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है, एज पर स्टैंडर्ड 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 100 रुपीज़ का मटेरियल लगता है, तो 100 यूनिट्स अगर अपन ने बनाई तो 100 रुपीज़ के हिसाब से 10,000 रुपीज़ का मटेरियल लगना चाहिए। लेकिन 12,000 का मटेरियल क्यों लगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये जो एनालिसिस होता है, दिस इज नॉन एज वेरिएंस एनालिसिस। तो जितना खर्चा होना चाहिए, अगर एक्चुअल में एक्सपेंस उससे ज़्यादा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हमारे लिए क्या है, एडवर्स है। ये हमारे लिए एडवर्स है। और मान लो कि अगर मान लो एक्चुअल एक्सपेंस 9,000 ही हुआ होता, 9,000 ही हुआ होता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस होना चाहिए था, जबकि हुआ कितना, 9,000। तो जितना एक्सपेंस होना चाहिए, अगर एक्चुअल में एक्सपेंस उससे कम हुआ, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है। तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है ये देखना कि एज पर स्टैंडर्ड एक्चुअल में कितना एक्सपेंस होना चाहिए और कितना एक्सपेंस हुआ है, और उसके बीच में जो डिफरेंस है, विच इज नोन एज वेरिएंस, जो कि फेवरेबल भी हो सकता है और एडवर्स भी हो सकता है, उसके रीजन क्या है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लेते हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड लास्ट में जाके हम ये देखते हैं कि उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कितना एक्सपेंस होना चाहिए था और कितना एक्सपेंस हुआ है। दिस कंपैरिजन इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, और उससे हमें पता चल जाता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इस चैप्टर में हम लोग टोटल मिला के 4 वेरिएंसेस डिस्कस करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। ये 4 वेरिएंसेस हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग लेबर और ओवरहेड वेरिएंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें, तो मटेरियल जो कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब क्या हुआ कि वो यूनिट बेस्ड है। 1 यूनिट के लिए अगर 1 रुपी लगता है, तो 10 यूनिट्स के लिए 10 रुपीज लगेगा। तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि यूनिट के प्रोपोर्शन में क्या होती है, चेंज होती है। तो जैसे अगर अपन सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात करें, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो एक एग्जांपल से इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो अपने पास कितने तरह के क्वेश्चंस होते हैं अगर अपन बात करें, तो वी हैव देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। पहला,
मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री, इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री मतलब किसी भी तरह की कोई इन्वेंट्री नहीं हो। सेकेंड होता है मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस व्हेन फिनिश्ड गुड्स और डब्ल्यूआईपी स्टॉक आर गिवन इन क्वेश्चन, और एक होता है व्हेन रॉ मटेरियल स्टॉक आर गिवन। तो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो तीन तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फर्स्ट, जब क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई इन्वेंट्री नहीं हो। सेकेंड, जब फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी इन्वेंट्री हो। और थर्ड, जब आपको रॉ मटेरियल इन्वेंट्री गिवन हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बेसिक, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्वेंट्री, जब कोई इन्वेंट्री नहीं हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर वन यूनिट, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर वन यूनिट इज, जैसे मटेरियल, दो मटेरियल रिक्वायर्ड है एक्स और वाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 6 यूनिट्स 4 यूनिट, दैट मीन्स आपको फिनिश गुड्स की एक यूनिट बनाने के लिए दो मटेरियल चाहिए एक्स और वाई, और एक्स की 6 यूनिट और वाई की 4 यूनिट आपको चाहिए। ठीक है, और इनकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है, इनका जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना है, 2 रुपीज और 6 रुपीज। ये आपको प्री डिटरमाइंड है, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड हमने डिसाइड कर लिया कि वन यूनिट बनाने के लिए इतना मटेरियल एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, फिर एट द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ मंथ अगर आपको बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट 500 यूनिट, एट द एंड ऑफ द मंथ आपने एक्चुअल आउटपुट कितना किया 500 यूनिट, और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में मटेरियल वही सेम एक्स वाई, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड, अब आपने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम की है इसकी 3200, और इसकी आपने कंज्यूम की है 2800। ठीक है, और एक्चुअल प्राइस जिस पे आपने मटेरियल परचेज किया 3 और 7 या 3 और 8। अब क्या होता है कि हमने एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ डिसाइड किया था कि वन यूनिट बनाने के लिए दिस शुड बी द एक्सपेंसेस, इतना मटेरियल का एक्सपेंस होना चाहिए। अब हमने क्या किया, पूरे महीने में क्या किया, 500 यूनिट बनाई, और ये हमारा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है, तो अब ये दोनों कंपैरेटिव नहीं है, क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड है वो 1 यूनिट के लिए, और ये जो एक्चुअल है वो कितनी यूनिट्स के लिए, 500 यूनिट के लिए। तो हमेशा स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्चुअल के अकॉर्डिंग। तो गिवन स्टैंडर्ड क्या है 1 यूनिट के लिए, तो अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि एज पर स्टैंडर्ड 500 यूनिट बनाने के लिए कितना एक्सपेंस होना चाहिए और कितना एक्सपेंस हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर अपन बात करें तो अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर 500 यूनिट्स, मतलब स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 500 यूनिट। तो अगर अपन यहाँ पे कैलकुलेट करें, दो तरह का आपका मटेरियल है एक्स वाई, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब अपन क्या बोलेंगे, 1 यूनिट बनाने के लिए अगर 6 केजी है, तो 500 यूनिट बनाने के लिए 500 इंटू 6 के हिसाब से आपका जो मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए वो 3000 केजी मटेरियल लगना चाहिए। और वाई का 500 यूनिट बनाने के लिए 4 के हिसाब से 2000 केजी मटेरियल लगना चाहिए। दिस इज नोन एज टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। फिर स्टैंडर्ड प्राइस 2 एंड 6, स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो ये 6000 और 12000, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गई 18000। इसका मतलब ये हुआ कि 500 यूनिट बनाने के लिए इतनी क्वांटिटी एज पर स्टैंडर्ड कंज्यूम होनी चाहिए और इतना मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए। अब इसको अगर अपन कंपेयर करें किससे, एक्चुअल से, एक्चुअल फॉर 500 यूनिट, तो मटेरियल यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ एक्चुअल प्राइस आ जाएगा, और ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम जो है वो कितनी है 3200, और इसकी 2800, तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी हो गई कितनी 6000, ये 5000 है, और एक्चुअल प्राइस है 3 और 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 9600, 3200 इंटू 3 के हिसाब से 9600,
और 2800 इंटू 8 के हिसाब से 22,600 टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो 9600 प्लस 22,600 के हिसाब से 32,200 ये एक्चुअल कॉस्ट हो गई। सही है ना? 2800 इंटू 8 22,400। 3200 इंटू 3 के हिसाब से 9600 और 2800 यूनिट्स इंटू 8 22,400 प्लस 9600 के हिसाब से 32,000। तो आपकी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट 32,000 हो गई। अभी अपने पास एनालिसिस के लिए टेबल कंपेयर हो गई, ठीक है ना? तो अपन एनालिसिस के लिए क्या बोल रहे हैं कि 500 यूनिट बनाने के लिए इतना एक्सपेंस होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में इतना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है? अब इसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, एक क्वांटिटी और एक प्राइस। तो अपन लोग क्या बोलते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर अपन बात करें, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की अगर अपन बात करें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या बोलेंगे अपन कि एज पर स्टैंडर्ड 500 यूनिट बनाने के लिए 18,000 का एक्सपेंस होना चाहिए, जबकि हुआ कितना 32,000। तो जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा हुआ है, तो ये हमारे लिए क्या एडवर्स है। लिखने का तरीका ये होता है कि भाई एडवर्स है तो ऐसे लिखो कि नेगेटिव आए, और फेवरेबल है तो ऐसे लिखो कि पॉजिटिव आए। तो 18,000 माइनस 32,000, तो अपन अगर बोले तो 18,000 माइनस 32,000 मतलब 14,000 एडवर्स है, मतलब जितना एक्सपेंस होना चाहिए उससे 14,000 एक्सपेंस क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। अब हम लोग एज ए मैनेजमेंट ये देखना चाह रहे हैं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ये 14,000 का जो एक्सपेंस ज़्यादा हुआ ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, किस पे हम लोग इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो इसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक होती है क्वांटिटी और एक होता है प्राइस। तो एक होता है जैसे मटीरियल प्राइस वेरिएंस और एक होता है मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस। अब प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है और क्वांटिटी के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो एज जैसे प्राइस वेरिएंस की बात करें तो प्राइस वेरिएंस में क्या होता है, प्राइस कंपेयर होता है। तो अपन ने डिसाइड किया था कि एक्स को 2 रुपीज पे परचेज करना है, जबकि एक्चुअल में परचेज 3 पे हुआ। तो इस केस में प्राइस कंपेयर करोगे तो 2 माइनस 3, ठीक है, 1 रुपी अपन ने ज्यादा पे किया, तो ये 1 रुपी हमने जो ज्यादा पे किया हमारे लिए एडवर्स है, और उतनी क्वांटिटी पे जितनी क्वांटिटी एक्चुअल में क्या हुई, कंज्यूम हुई है। तो 1 रुपी पर यूनिट के हिसाब से 3200 यूनिट आपके लिए क्या हो गया, एडवर्स हो गया। ऐसे ये तो हुआ किसके लिए, एक्स के लिए। वाई के लिए चेक करो, वाई के लिए अगर अपन चेक करें तो प्री डिसाइडेड था क्या कि परचेज कितने पे होना चाहिए था, 6 पे, जबकि परचेज हुआ कितने पे, 8 पे। तो थोड़ा सा सोच के देखो, 6 पे परचेज होना चाहिए, 8 पे परचेज हुआ, मतलब 2 रुपीज पर यूनिट हमने एक्स्ट्रा पे किया। कितनी यूनिट्स पे, एक्चुअल क्वांटिटी 2800 के हिसाब से। तो 2800 इंटू 2 करोगे तो 5600, ये 5600 आपके लिए एडवर्स है। तो अपन कह सकते हैं कि 3200 प्लस 5600 मतलब 8800 हमारे लिए क्या है, एडवर्स है। तो अपन ये कह सकते हैं कि 14,000 में से 8800 ड्यू टू प्राइस वेरिएंस हुआ है, उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन परचेज डिपार्टमेंट पे डाल सकते हैं। अब जैसे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूजेस वेरिएंस या मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, अब यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। तो एज पर स्टैंडर्ड 500 यूनिट्स बनाने के लिए, एज पर स्टैंडर्ड 500 यूनिट बनाने के लिए एक्स की 3000 यूनिट्स कंज्यूम होनी चाहिए, जबकि कंज्यूम कितनी हुई, 3200 यूनिट कंज्यूम हुई, 3000 यूनिट कंज्यूम होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअल में कंजम्पशन कितना हुआ, 3200 यूनिट का कंजम्पशन हुआ, मतलब 200 यूनिट ज्यादा कंज्यूम किए। तो हम लोग इस केस में क्वांटिटी कंपेयर करें तो 3000 माइनस 3200 मतलब 200 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुई है। अब ये तो क्वांटिटी में आ रहा है, इसको प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दो प्राइस है, एक स्टैंडर्ड प्राइस और एक एक्चुअल प्राइस। अब देखो थोड़ा समझने की कोशिश करो, एक्चुअल प्राइस की वजह से जो वेरिएंस आ रहा है, एक्चुअल प्राइस, ये देखो यहां पे ऑलरेडी अपन प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर चुके हैं, तो प्राइस का जो वेरिएंस है वो क्वांटिटी पे नहीं आना चाहिए। अपन यहां ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस निकाल चुके हैं, तो अब प्राइस का जो इफेक्ट है ना वो मटेरियल यूजर्स पे नहीं आना चाहिए, इसलिए इसको हम लोग एक्चुअल प्राइस के बजाय किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस से।
तो इस केस में 3000 माइनस 3200 करें तो 200 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुई है 2 रुपीज के हिसाब से, मतलब ये 400 क्या है, एडवर्स है एक्स। और ऐसे ही वाई में अपन बात करें तो एज पर स्टैंडर्ड देखो 2000 यूनिट्स कंज्यूम होनी चाहिए, जबकि हुई कितनी है 2800। तो आप क्या करोगे 2000 माइनस 2800, तो क्या हुआ 800 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुई है, 6 रुपीज इसकी स्टैंडर्ड प्राइस है। तो 800 इंटू 6 के हिसाब से अगर अपन बात करें तो 4800 ये आपके लिए क्या हो गया, एडवर्स हो गया। तो 5200 एडवर्स है। तो अपन ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड से एक्चुअल जो मटेरियल कॉस्ट है वो 14,000 ज्यादा लगी, उसमें से 8800 परचेज डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है प्राइस की वजह से, और 5200 के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है उनके यूजर्स के लिए। तो ये तीन वेरिएंस हो गए। कौन कौन से तीन वेरिएंस हो गए, एक हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसके दो रीजन है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजर्स वेरिएंस। बहुत इजी है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला लॉजिक से बनाए तो होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। प्राइस में सिर्फ प्राइस कंपेयर करना होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अच्छा ऐसे रटाने के हिसाब से बोलूं तो मैं बोल सकता हूं कि जनरली स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है। सारे फॉर्मुलों में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है, तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब प्राइस कंपेयर करोगे, देखो साफ लिखा हुआ है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो उसमें प्राइस कंपेयर करो। तो अपन क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। और यूजर्स में क्या करोगे, क्वांटिटी कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाई होगा प्राइस से। एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करना, वरना प्राइस का जो वेरिएंस है वो यूजर्स पे भी आ जाएगा, इसलिए हमेशा मल्टीप्लाई किससे होता है, स्टैंडर्ड प्राइस से। अब इसके बाद देखो यूजर्स वेरिएंस को भी हम लोग क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक होता है मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस। ठीक है, अब ये एनालिसिस किया जा रहा है कि मटेरियल यूजर्स वेरिएंस जो 5200 एडवर्स आ रहा है उसका रीजन क्या है। अब यहां पे क्या होता है, देखो दो मटेरियल है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, एक्स की प्राइस 2 रुपीज है जबकि वाई की प्राइस 6 है। तो एक्स कंपैरेटिवली सस्ता है, वाई कंपैरेटिवली महंगा है। और स्टैंडर्ड मिक्स की बात करूं ना, देखो स्टैंडर्ड मिक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड मिक्स ये है कि 60% टोटल क्वांटिटी में 60% एक्स होना चाहिए और 40% वाई होना चाहिए। अब इसकी प्राइस 2 रुपीज पर यूनिट और इसकी प्राइस 6 रुपीज पर यूनिट है। टोटल तो 10 केजी कंज्यूम होगा 6 और 4, पर उसमें 60% एक्स होना चाहिए 40% वाई होना चाहिए। अब आप सोचो कि अगर आपने मिक्स चेंज कर दिया, आपने एक्स की क्वांटिटी ज्यादा यूज कर ली, इसका मतलब आपने सस्ता मटेरियल ज्यादा यूज किया, या आपने वाई की क्वांटिटी ज्यादा यूज कर ली, इसका मतलब आपने क्या किया, महंगा मटेरियल ज्यादा यूज किया। मैंने हमेशा आपको एग्जांपल दिया कि मान लो अपन चाय बनाते हैं तो बेसिक दो मटेरियल है, आप शुगर छोड़ दो, टी छोड़ दो, मसाला छोड़ दो, उसके अलावा जब भी चाय बनाते हैं तो दो बेसिक मटेरियल होते हैं, एक पानी और एक मिल्क। एज यू नो कि वाटर सस्ता है, दूध महंगा है। अब मुझे अगर एक कप चाय बनानी है तो जनरली अपन मिक्स क्या बोलते हैं, अगर मुझे एक कप चाय बनानी है तो जनरली अपन मिक्स क्या बोलते हैं कि आधा पानी होना चाहिए आधा दूध होना चाहिए। अब क्या होगा बताओ, अगर मैंने 3/4 दूध ले लिया और 1/4 पानी लिया तो चाय तो एक कप ही बनेगी, लेकिन उसमें मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी कॉस्ट चेंज हो जाएगी। और अगर मान लो मैंने ऐसा किया 3/4 वाटर ले लिया और 1/4 दूध लिया, मिल्क लिया, तो इसमें क्या हुआ बताए, सस्ता मटीरियल जो वाटर है वो बढ़ गया, जबकि मिल्क जो महंगा है वो कम हो गया। तो इससे क्या होगा, टी की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसी एग्जांपल से समझो कि हमारा स्टैंडर्ड मिक्स कितना है, हमारा स्टैंडर्ड मिक्स ये है कि 60% एक्स होना चाहिए और 40% वाई होना चाहिए। अब इसको तुम चेंज करोगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो यही देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक होता है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। तो क्या होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में मिक्स चेक करना है। तो अभी देखो इसको चेक करो, एज पर स्टैंडर्ड अगर अपन बात करें
तो एज पर स्टैंडर्ड अपन क्या बोल रहे हैं, 60% एक्स होना चाहिए और 40% वाई होना चाहिए। तो अगर आपने 6000 यूनिट कंज्यूम किया है, तो अगर आपने 6000 यूनिट कंज्यूम किया है, सुनो ढंग से, तो एज पर स्टैंडर्ड इसकी यूनिट 3600 होनी चाहिए। नहीं यार, तो एज पर स्टैंडर्ड अगर अपन बात करें तो इसका 3600 यूनिट कंज्यूम होना चाहिए, जबकि आपने यूज कितना किया, 3200 ही किया, मतलब 400 यूनिट कम कंज्यूम किया। वाई 40% कंज्यूम होना चाहिए, तो 6000 का 40% मतलब 2400 यूनिट वाई की होनी चाहिए, जबकि आपने 2800 यूनिट कंज्यूम किए। इसका मतलब हुआ क्या कि आपने एक्स की 400 यूनिट्स कम कंज्यूम की और उसकी वजह से वाई की 400 यूनिट ज्यादा कंज्यूम होगी, जो कि कंपैरेटिवली महंगा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं मिक्स वेरिएंस में, मटेरियल मिक्स वेरिएंस में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे अगर मैं एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अपन ऐसा बोलेंगे कि 3000 यूनिट कंज्यूम होती है जब टोटल 5000 यूनिट इनपुट होता है। तो ये जो एक्चुअल में इनपुट हुआ है 6000 यूनिट, उसमें एक्स की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो 3000 यूनिट्स यूज हुई जब टोटल 5000 यूनिट इनपुट होता है, तो 6000 में से कितना होना चाहिए, तो जो समझदार है ये 60% हो गया। तो 60% ऑफ 6000 मतलब 3600 यूनिट यूज होनी चाहिए, जबकि यूज कितनी हुई, 3200 यूनिट यूज हुई है एक्चुअल में। इसका मतलब आपने एक्स की 400 यूनिट कम यूज की है। अब क्योंकि ये जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस है, ये मटेरियल यूजेस वेरिएंस का पार्ट है और इसमें आपने मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से किया, इसलिए इन दोनों में भी मल्टीप्लाई किससे होगा, स्टैंडर्ड प्राइस से होगा। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रुपीज से और ये आपके लिए 800 क्या हो गया, फेवरेबल हो गया। और अब इसी तरह से अगर मैं y के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो y स्टैंडर्ड क्या बोलता है, y का देखो यहां पे y की 2000 यूनिट कंज्यूम होती है, तो अपन क्या बोलेंगे 2000 यूनिट्स इनपुट होती है y की जब टोटल 5000 हो, तो ये 40% हो गया है ना। तो 6000 में से कितना इनपुट होना चाहिए था, 2400 यूनिट इनपुट होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में आपने 2800 यूनिट इनपुट किया। तो ये x की जो 400 यूनिट तुमने कम कंज्यूम की ना, वो y से सेट ऑफ हो गई। तो y की तुमने 400 यूनिट ज्यादा कंज्यूम की है और उसकी जो स्टैंडर्ड रेट है वो 6 है। तो 400 इंटू 6 के हिसाब से 2400 ये आपके लिए क्या हो गया, एडवर्स हो गया। तो फायदा हुआ 800 का और लॉस हुआ 2400 का। तो 2400 में से 800 माइनस करोगे तो 1600 क्या हो गया, एडवर्स हो गया। समझ में आया। और इसी तरह से एक आपका वेरिएंस होता है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, ये इनपुट बेस वेरिएंस है, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। ठीक है, ये क्या बोलता है बताएं कि 500 यूनिट बनाने के लिए 5000 यूनिट इनपुट होना चाहिए था, जबकि तुमने 500 यूनिट बनाने के लिए क्या किया, तुमने 500 यूनिट बनाने के लिए क्या किया, 6000 यूनिट इनपुट कर दिया। इनपुट बेस है, इनपुट 500 यूनिट बनाने के लिए अगर 5000 यूनिट इनपुट होना चाहिए और तुमने क्या किया, 500 यूनिट बनाने के लिए 6000 यूनिट इनपुट कर दिया। तो मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस जो है, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस क्या बोलता है कि 5000 यूनिट्स इनपुट होना चाहिए था, जबकि तुमने इनपुट कितना किया, 6000 यूनिट। समझ में आया ये वाला, 500 यूनिट और 5000 यूनिट और 6000 यूनिट। अब ये क्या है पता है, ये ना x है ना y है, ये x और y है, तो इसका अपने को एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस निकालना पड़ता है। तो एवरेज स्टैंडर्ड प्राइस निकालने के लिए अपन क्या बोलते हैं, 18000 डिवाइड बाय 5000, 18000 तुम्हारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये वाला, और 5000 यूनिट का है तो एवरेज कॉस्ट आ गई। तो अगर अपन कैलकुलेट करें तो 18000 डिवाइड बाय 5000 के हिसाब से 3.6 इंटू 1000, तो ये 3600 तुम्हारे लिए क्या हो गया, एडवर्स हो गया। तो अभी अपन ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं अपन कि 5200 ये जो एडवर्स है उसमें 1600 तो मिक्स की वजह से आया और 3600 जो है वो इनपुट जितना चाहिए था उससे तुमने ज्यादा इनपुट किया उसकी वजह से आया। और इसका एक ऑल्टरनेटिव और होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ये आउटपुट बेस्ड है, इसमें आउटपुट कंपेयर होता है। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का लॉजिक क्या बोलता है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस का लॉजिक बोलता है कि 5000 यूनिट आउटपुट निकालना है मेरे को, आउटपुट
आउटपुट निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा इस केस में, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं ये बोलूंगा कि अगर 5000 यूनिट इनपुट करते हो तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग 500 यूनिट बनती है फिनिश गुड्स की। तो अगर 1 यूनिट इनपुट करेंगे तो 500 डिवाइड बाय 5000, इतना आउटपुट बनना चाहिए। जबकि एक्चुअल में जो तुमने मटेरियल इनपुट किया है वो 6000 यूनिट इनपुट किया है। तो अगर आपने 6000 यूनिट इनपुट किया है तो कितनी यूनिट्स बननी चाहिए पता है? 500 यूनिट बनती है। कितने से? 5000 से। तो 6000 से कितनी यूनिट बननी चाहिए? 600 यूनिट्स बननी चाहिए थी। जबकि एक्चुअल में आउटपुट कितना हुआ? 500 हुआ। तो 500 यूनिट बनी है, जबकि बननी कितनी चाहिए? 600। ये एडवर्स है। सीधा है ना कि अगर मैं 5000 यूनिट्स इनपुट करता हूं तो 500 यूनिट बनती है, तो 1 यूनिट से इतनी यूनिट बननी चाहिए। और एक्चुअल में तुमने टोटल 6000 यूनिट इनपुट की है। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 6000 यूनिट है, तो 6000 यूनिट से 600 यूनिट बननी चाहिए थी, जबकि बनी 500 ही है। तो ये एडवर्स है। तो अगर मैं 600 माइनस 500 लिखूंगा तो फेवरेबल आएगा। तो इसलिए अपन क्या लिखते हैं? 500 माइनस 600। अब ये आउटपुट है, तो अपने को स्टैंडर्ड कॉस्ट भी पर यूनिट चाहिए। तो मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 18000 कॉस्ट है तो डिवाइड बाय 500 करना पड़ेगा। तो 18000 डिवाइड बाय 500। इसको बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। दिस इज बेस्ड ऑन आउटपुट, ये आउटपुट पर बेस्ड है। तो यहां पे भी आंसर वही आना चाहिए, 3600 एडवर्स। समझ में आया? तो अगर अपन फॉर्मूला वाइज बात करें, अगर अपन लोग फॉर्मूला वाइज बात करें अगर अपन फॉर्मूला वाइज बात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाता है? फाइनली मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। फिर इसके दो पार्ट हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। समझाओ। प्राइस में प्राइस कंपेयर करोगे ना, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। और मटेरियल यूजेस में जाओगे ना, मटेरियल यूजेस में जाओगे तो यूजेस कंपेयर होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। इसको कभी भी एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई मत करना, ये हमेशा मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस से होता है। अगर तुमने एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो प्राइस वेरिएंस का पार्ट जो है वो यूजेस पे आ जाएगा, फिर ये रिकंसाइल नहीं होगा। और मटेरियल यूजेस वेरिएंस में बात करें तो एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक होता है मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। ये इनपुट बेस्ड है। और एक होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस या आउटपुट बेस्ड है। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ स्टैंडर्ड प्राइस है तो यहाँ भी स्टैंडर्ड प्राइस ही आएगी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। और मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस, ये इनपुट बेस है, इनपुट कंपेयर होता है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या लगता है? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ये एवरेज कॉस्ट आ गया, मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब देखो इस पूरे फॉर्मूले में अगर बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सब देखो स्टैंडर्ड पहले आ रहे हैं और एक्चुअल बाद में आ रहे हैं। और एक और बात बताऊं तुमको, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है ये वाला, ये और ये जो लास्ट फॉर्मूला है ये टोटल का होता है। टोटल मतलब ये मटेरियल वाइज नहीं होता है। तो जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है और जो मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस है, ये क्या पता है? ये टोटल है, टोटल बेस्ड है। जबकि प्राइस वेरिएंस जो है ना वो मटेरियल वाइज है, यूजर्स वेरिएंस मटेरियल वाइज है, और जो मिक्स वेरिएंस है वो भी क्या है? मटेरियल वाइज है। और अगर अपने को मटेरियल सब यूजर्स पे जाना है, यील्ड वेरिएंस पे जाना है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आउटपुट बेस है, इसमें आउटपुट कंपेयर होता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। जैसे अपन ने अभी किया 18000 डिवाइड बाय 500। और यहां पे तुम्हारा आ जाता है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट। और स्टैंडर्ड आउटपुट कैसे निकालते हैं? तो अपन ऐसा स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऐसा लिखते हैं अपन लोग। और ये कैसे निकालते हैं अपन लोग? तो ये हो जाता है ऐसा, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो जैसे अपन ने अभी लिखा था 500 यूनिट बनती है,
जब 5,000 इनपुट करते हो तो 6,000 में कितनी यूनिट बननी चाहिए, ऐसा। अब ये यूनिट बेस्ड है ना, ये यूनिट बेस्ड है, तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल पहले आता है, स्टैंडर्ड बाद में आता है। सिर्फ इस फॉर्मूले में एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड है, बाकी सारे फॉर्मूलों में स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल है। तो हमेशा ध्यान रखना कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और मटेरियल सब यूजर्स वेरिएंस, ये जो निकलते हैं ये एक ही निकलते हैं, एक एक ही निकलते हैं, जबकि बाकी जो है प्राइस वेरिएंस, यूजर्स वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस, ये अगर 3 मटेरियल है तो ये 3 बार कैलकुलेट होंगे, 3 प्राइस वेरिएंस, 3 यूजर्स और 3 मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट होते हैं। तो ये तो बेसिक फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब इसके बाद में 2 पॉइंट और जनरली यहां पे बसते हैं, इसके बाद में 2 पॉइंट और जनरली यहां पे बसते हैं। एक मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, when material cost variance, when finished goods and WIP stock are given in question, ठीक है। देखो इसको लॉजिकली मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जो मटेरियल कॉस्ट है ना वो प्रोडक्शन बेस्ड कॉस्ट है, तो अपने को ये देखना जरूरी होता है कि जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी यूनिट्स बनाने के लिए हुई है। क्या बोला मैंने, मटेरियल कॉस्ट जो है, मटेरियल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है। तो अपने को क्वेश्चन में जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है वो कितनी यूनिट एक्चुअल में बनाने के लिए हुई है, एक्चुअल आउटपुट अपने को पता होना जरूरी, क्योंकि उसी एक्चुअल आउटपुट के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करते हैं। तो अगर जैसे एक नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट कॉन्सेप्ट बताऊं, तो अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुमको कितना सेल हुआ वो दिया हुआ है, तुमको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो वी कैन फाइंड आउट कि हमने कितना प्रोडक्शन किया। तो लॉजिक वही है, मुझे ये निकालना है कि मैंने प्रोडक्शन कितना किया। अगर मुझे फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो इसके साथ में मुझे जनरली क्या होता है पता है, सेल की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। अब जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मैंने एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई, तो मैं उस स्टैंडर्ड को नहीं कन्वर्ट कर पाऊंगा। तो इस केस में ऐसा हमेशा ध्यान रखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट प्रोडक्शन, कि हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की। अगर मुझे एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ है तो कोई जरूरत नहीं, अदरवाइज देखो सीधा सिस्टम है, क्लोजिंग में सेल ऐड होगा और ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, माइनस होगा, तो अपने को एज ए बैलेंसिंग फिगर प्रोडक्शन मिल जाता है। तो एज ए रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो सबसे पहले तुमको क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आउटपुट, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन, आपको प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा कि आपने कितनी यूनिट बनाई है। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, ऐसा एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको याद हो, ये फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं, उसमें पर्टिकुलर्स, उसके बाद यहाँ पे यूनिट्स आ जाती है, और जब WIP इन्वॉल्व होता है तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, और लास्ट कॉलम आ जाता है इक्वलेंट यूनिट्स। तो अपने को क्या होता है, सेल गिवन होता है कि भाई कितना तुमने यूनिट सेल किया, तो सेल का यूनिट्स गिवन होता है। अब इसमें क्या करना है, प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स और WIP, तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स और WIP गिवन होगा वो ऐड करना है, और उसमें से ओपनिंग फिनिश गुड्स और WIP जो ऑलरेडी था वो आप क्या करो, माइनस कर दो। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की। और जब भी कॉस्टिंग में WIP इन्वॉल्व होता है तो हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज कंप्लीशन लोगे तो फिनिश गुड्स सोल्ड पे 100% आएगा, फिनिश गुड्स के क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक पे भी 100% आएगा, और WIP पे जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हम लोग WIP को मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से 100% कंप्लीट लेते हैं, और जैसे ही तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट यूनिट आ जाएगा। इसको बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट। और इसके बेस पे मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मान लो ये 500 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द पीरियड आपने 500 यूनिट बनाई है, तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट जो दिया हुआ है वो 500 यूनिट के लिए दिया हुआ है, तो अपन स्टैंडर्ड को भी 500 यूनिट पे कन्वर्ट करते हैं। तो आपको अगर फिनिश गुड्स और WIP का स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ हो और साथ में आपको सेल दिया हुआ, अच्छा क्वेश्चन ही कह दे कि हमने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की, तो बात ही खत्म। तो अपने को एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल आउटपुट फाइंड आउट करने के लिए ऐसा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो खोपड़े में ट्रेडिंग अकाउंट खोल के रखोगे तो ज्यादा बेटर है। आप ऐसा कर सकते हो, सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से तुमको अगर मैं समझाऊं, अब जैसे तुमको बोला है कि
given a standard for 1 unit, ठीक है, मटेरियल एक्स वाई, और आपको बोला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी 4-6, मतलब 40-60%। स्टैंडर्ड प्राइस ये महंगा है और ये सस्ता है, ठीक है। अब तुमको एक्चुअल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक्चुअल इंफॉर्मेशन में तुमको बोला कि फिनिश गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कि भाई कितना सेल किया, और साथ में तुमको फिनिश गुड्स और WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है। फिनिश गुड्स जैसे तुमको बोला फिनिश गुड्स सोल्ड 1000, ठीक है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है 100 और क्लोजिंग स्टॉक है 200। WIP का ओपनिंग स्टॉक है 200 और क्लोजिंग स्टॉक है 300। अब तुमको बोला एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, वही सेम मटेरियल ले लिया XY, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस, ठीक है। अभी अगर जैसे मैं बात करूं तो 1000 इसकी 5000 kg कंज्यूम भी, ठीक है, और इसकी 8000 kg कंज्यूम भी, प्राइस ये 12 और ये 3। अब समझने वाली बात ये है कि भाई ये तो मुझे पता है कि ये जो स्टैंडर्ड गिवन है ना, ये 1 यूनिट के लिए कि भाई 1 यूनिट के लिए इतना मटेरियल कॉस्ट लगना चाहिए, पर अपने को ये पता होना जरूरी है कि ये जो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी यूनिट्स के लिए, क्योंकि मुझे उसी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करो, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ वो निकाल लो, एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट कर लो। तो सीधा सीधा फंडा क्या है, आपको फिनिश गुड्स सोल्ड गिवन है 1000 यूनिट, इसमें प्लस कर लो क्लोजिंग और माइनस कर लो ओपनिंग, क्लोजिंग फिनिश गुड्स और WIP और ओपनिंग फिनिश गुड्स और WIP। अब क्वांटिटी अपने को गिवन है, ठीक है। फिनिश गुड्स का ओपनिंग कितना है, सॉरी क्लोजिंग कितना है 200 और 300, और फिर ये ओपनिंग कितना है 100 और 200। अब बाय डिफॉल्ट हम लोग यही मानते हैं कि मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोडक्शन ही क्या होता है, इशू हो जाता है। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा 100% कंप्लीट होता है बाय डिफॉल्ट। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सबका 100% है। तो इक्वलेंट यूनिट क्या आने वाली है, 1000 तुमने सेल कर दिया और इसके अलावा तुम्हारे पास 500 यूनिट्स और है, 1500 हो गया, और ऑलरेडी बिगिनिंग में 100 और 200 यूनिट, 300 माइनस कर दो, इसका मतलब एक्चुअल आउटपुट 1200 यूनिट का। मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअल आउटपुट 1200 यूनिट का। दैट मींस ये जो मटेरियल कॉस्ट है ना, ये 1200 यूनिट्स की है, तो मैं स्टैंडर्ड को भी 1200 यूनिट्स पे क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो अब अपन यहां पे अगर अपन इसको यूज करें तो अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन उठा के थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं ताकि लिखने के लिए अपने को जगह मिल जाए, ठीक है। इसको मैंने उठा के इधर लिख दिया। तो अब मुझे ये पता चल गया कि जो एक्चुअल में जो मटेरियल कॉस्ट लगी है वो 1200 यूनिट की है। तो अब मैं यही देखूंगा कि एज पर स्टैंडर्ड 1200 यूनिट बनाने के लिए कितना एक्सपेंस लगना चाहिए था। तो मैं अब यहाँ क्या लिखूंगा बताओ, यहाँ मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड फॉर 1200 यूनिट्स, मतलब 1200 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल लगना चाहिए। तो ये हो गया मटेरियल XY, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो अपन यहाँ बात करें तो 1 यूनिट बनाने के लिए 4 kg है, तो 1200 यूनिट बनाने के लिए इसकी 4800 यूनिट्स लगनी चाहिए, और 1 यूनिट बनाने के लिए 6 है, तो 1200 यूनिट बनाने के लिए 7200 यूनिट लगनी चाहिए। टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कंज्यूम होनी चाहिए थी 12000। स्टैंडर्ड प्राइस 10 और 2, तो 48,000 और 14,400, ठीक है। ये हो गई टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो 48,000 प्लस 14,400 के हिसाब से 62,400।
मतलब एज पर स्टैंडर्ड 1200 यूनिट्स बनाने के लिए, एज पर स्टैंडर्ड 1200 यूनिट बनाने के लिए 62,400 का मटेरियल लगना चाहिए। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें एक्चुअल फॉर 1200 यूनिट्स, वो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। तो एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम वी 5000 और 8000 विच इज गिवन इन क्वेश्चन। प्राइस इज 12 और 3, तो ये हो गया तुम्हारा 60,000। सही है, 5000 इंटू 12 के हिसाब से 60,000 और 24,000, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट 84,000, और ये हो गया तुम्हारा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 13,000। इसके बाद में बिल्कुल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वैसे ही निकालना है जैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको यूज करके अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट 62,400 माइनस 84,000, तो अपन क्या बोलेंगे 62,400 का एक्सपेंस होना चाहिए, जबकि हुआ कितना 84,000, तो 21,600 एडवर्स हो गया। इसके दो रीजन, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अब मटेरियल प्राइस, यूजेस और मिक्स ये उतने निकलेंगे जितने मटेरियल होंगे। तो प्राइस वेरिएंस में प्राइस कंपेयर करना है तो आप क्या बोलोगे 10 माइनस 12, 2 रुपीज ज्यादा लगा 5,000 के हिसाब से, तो ये 10,000 एडवर्स हो गया। और अगले पे 2 रुपीज स्टैंडर्ड प्राइस है, 3 रुपीज में एक्चुअल में परचेज किया, 1 रुपी पर यूनिट ज्यादा लगा 8,000 पे, तो ये 8,000 आपके लिए एडवर्स हो गया। तो टोटल मिला के प्राइस की वजह से 18,000 क्या है एडवर्स है। अब यूजेस वेरिएंस में क्या होगा, क्वांटिटी कंपेयर करेंगे। तो क्वांटिटी कंपेयर करोगे तो 4800 यूनिट्स लगनी चाहिए, जबकि लगी कितनी 5000, 200 यूनिट ज्यादा लगी है। एंड डोंट मल्टीप्लाई विद एक्चुअल प्राइस, वरना प्राइस वेरिएंस का इफेक्ट इस पे आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये हो गया तुम्हारे लिए 2000 एडवर्स। और इसी तरह से 7200 यूनिट्स कंज्यूम होनी चाहिए, जबकि हुई कितनी, जबकि अगर अपन बात करें तो कंज्यूम हुई कितनी 8000, तो 800 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम हुई है इंटू 2 के हिसाब से 1600, ये एडवर्स हो गया। तो टोटल मिला के 3600 एडवर्स हो गया। तो 18,000 एडवर्स प्लस 3600 एडवर्स करोगे तो 21,600 एडवर्स आ जाएगा। और अब यूजेस वेरिएंस के दो पार्ट हैं। यूजेस वेरिएंस में एक होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये भी उतना ही निकलेगा जितना मटेरियल होगा। तो मिक्स वेरिएंस में अपन क्या बोलते हैं 4800 यूनिट्स इनपुट होती है जब टोटल 12,000 यूनिट इनपुट हो, दिख रहा है ये वाला। तो 13,000 में कितना होना चाहिए, तो अगर अपन बात करें तो 4800 डिवाइड बाय 12,000, 40% है वो, तो 13,000 का निकालें तो 5200 यूनिट्स कंज्यूम होनी चाहिए, जबकि 5,000 यूनिट ही कंज्यूम की है। इसका मतलब तुमने x की 200 यूनिट कम कंज्यूम की है, इंटू 10 के हिसाब से 2000 फेवरेबल हो गया। और अब y में अगर अपन चेक करें, y में तो 7200 यूनिट डिवाइड बाय 12,000 मतलब 60% y होना चाहिए। तो टोटल 13,000 में से कितना होना चाहिए, तो 13,000 का 60%, 7800 यूनिट y की होनी चाहिए, जबकि 8,000 यूनिट्स आपने कंज्यूम की है। तो 200 यूनिट ज़्यादा कंज्यूम हो गई, इनटू 2 के हिसाब से 400 क्या हुआ, ये एडवर्स हो गया। तो ये 1600 तुम्हारे लिए फेवरेबल है। ये हो गया मटेरियल कौन सा मिक्स वेरिएंस। और अब अगर अपन कैलकुलेट करें मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, इनपुट बेस है एक ही निकलता है, तो 62,400 टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12,000 है, ठीक है। और डिवाइड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय क्या करना है इसमें, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 12,000 और 13,000, 1,000 यूनिट इनपुट ज़्यादा की है, तो 62,400 डिवाइड बाय 12,000, एवरेज कॉस्ट आ गया 5.2 इंटू 1000,
तो ये 5200 एडवर्स हो गया। अब 5200 एडवर्स माइनस 1600 फेवरेबल, तो ये 3600 आ गया। तो जब भी क्वेश्चन में तुमको क्या गिवन हो, जब भी क्वेश्चन में फिनिश गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स और WIP का स्टॉक दिया हो, देखो अपने आप को समझाओ कि मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन पर बेस्ड है। मुझे क्वेश्चन में ये पता होना जरूरी कि एक्चुअल में कितनी यूनिट्स बनाई, और वो नहीं दी हुई है तो अपने को ऐसे फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फिनिश गुड्स सोल्ड, सेल प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स और WIP माइनस ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड WIP। बाय डिफॉल्ट मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप WIP का लेवल ऑफ कंप्लीशन 100% ले सकते हो अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट रहता है कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन रॉ मटेरियल स्टॉक इज गिवन इन क्वेश्चन, जब रॉ मटेरियल का स्टॉक क्वेश्चन में गिवन हो तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं, तीन में से कोई एक मेथड फॉलो कर सकते हैं, या तो फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज। और एज यू नो कि बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट अपन क्या कर सकते हैं, या तो फीफो, बाय डिफॉल्ट फीफो ले सकते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लूं कि आपको स्टैंडर्ड गिवन है पर यूनिट, आपको स्टैंडर्ड गिवन है एक यूनिट के लिए, ठीक है। मटेरियल ले लेते हैं, XY ले लो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले लो, स्टैंडर्ड प्राइस ले लो, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपन ले लेते हैं, कितना लें, 73, मतलब 70% X और 30% Y। स्टैंडर्ड प्राइस ले लेते हैं, इसकी 3, इसकी 10, ठीक है। ये गिवन स्टैंडर्ड हो गया। अब क्वेश्चन में बोला है एक्चुअल आउटपुट 1000 यूनिट, मतलब हमने एक्चुअल में 1000 यूनिट बनाई है, एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अब इसमें तुमको क्या गिवन है, मटेरियल गिवन है X और Y, और इसका क्या है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज दिया हुआ है, ठीक है। मटेरियल XY का ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेज दिया हुआ है, ठीक है। इसका जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है तुमको 1000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2000, और परचेज तुमने किया 9000, ठीक है। और 9000 तुमने परचेज किया एट द रेट ऑफ 4। ऐसे Y के केस में बात करें 3000, Y के केस में ओपनिंग ये हो गया, क्लोजिंग 1500 हो गया, और तुमने परचेज किया 5000 एट द रेट ऑफ 12। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्या, स्टैंडर्ड में कोई इशू नहीं है, तुमको बोला कि एक यूनिट बनाने के लिए इतना एक्सपेंस होना चाहिए, तो वी कैन फाइंड आउट कि 1000 यूनिट बनाने के लिए कितना एक्सपेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड, अगर अपन टेबल बनाए, स्टैंडर्ड फॉर 1000 यूनिट, स्टैंडर्ड फॉर 1000 यूनिट्स कि 1000 यूनिट के लिए क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए, अगर अपन वो बनाए तो क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी, स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगी, स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। मटेरियल XY, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक यूनिट बनाने के लिए 7 kg, तो 1000 के लिए 7000 और 3000, प्राइस 3 और 10, 21000 और 30000, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये हो गया तुम्हारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया 10,000 और ये हो गया शायद 51, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कितनी हुई, तो एक्चुअल फॉर 1000 यूनिट्स। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम लेना पड़ेगा, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट।
अब यहां पे क्या होता है, जब ओपनिंग स्टॉक है तो फीफो या लीफो या वेटेड एवरेज। अब एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम कितनी हुई वो देखो, यहां से ओपनिंग में 1000 था, ठीक है, ओपनिंग में 1000 था, 9000 आपने और परचेज कर लिया, मतलब टोटल अवेलेबल 10 हो गया, 10 में से अभी भी 2 आपके पास है। इसका मतलब आपने कंज्यूम कितना किया, 8000, आपने कंज्यूम किया 8000। अब अगर मैं फीफो मेथड यूज करूं तो मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ कि ये 8000 में से 8000 यूनिट जो कंज्यूम हुई उसमें से 1000 तो ओपनिंग स्टॉक वाली कंज्यूम हुई है और 7000 जो है वो परचेज में से कंज्यूम हुई है। अब ओपनिंग का रेट अलग होता है, परचेज का रेट अलग होता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर ओपनिंग स्टॉक का रेट नहीं किया बना है तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा वैल्यूड होता है स्टैंडर्ड पे, मतलब ये जो 1000 यूनिट आपने कंज्यूम की है ना उसकी स्टैंडर्ड प्राइस 3 है, और ये 7000 जो यूनिट आपने परचेज ये जो कंज्यूम की वो परचेज में से की जिसकी प्राइस 4 है। और इसी तरह से तुम इसमें देखो 500 ओपनिंग में था, 5000 और परचेज कर लिया, 5500 हो गया, 5500 से अभी भी आपके पास 1500 पड़ा हुआ है। इसका मतलब आपने कंज्यूम कितना किया, आपने कंज्यूम किया 4000। अब इस 4000 में से 500 तो हो गया ओपनिंग और 3500 हो गया परचेज में से। ओपनिंग पे स्टैंडर्ड रेट लगाओगे तो 10 और ये 12। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 3000, 28000, ये हो गया 5000 और 3500 इंटू 12, 3500 इंटू 12, 42000। तो ये हो गया तुम्हारा 3000 प्लस 28000 प्लस 5000 प्लस 42000, 78000, और ये हो गया तुम्हारा टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 12000, और ये हो गई तुम्हारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ पे इस टेबल को यूज करके देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करूंगा तो यही बोलूंगा 51000 का एक्सपेंस होना चाहिए, 78 का एक्सपेंस कर दिया तो 78 माइनस 51 करें तो 27000 क्या है, एडवर्स है। ठीक है, इसके दो रीजन है, अब प्राइस और यूजेस। प्राइस वेरिएंस में क्या होता है, प्राइस कंपेयर होती है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। तो ये 3000 में से 3000 माइनस करोगे तो वेरिएंस आएगा नहीं, तो अब क्या होगा 3000 माइनस 4 और मल्टीप्लाई होता है क्वांटिटी। अब एक्चुअल क्वांटिटी कितना लेंगे 7000, क्योंकि 8000 में से 1000 का प्राइस तो सेम है, तो ये मल्टीप्लाई किससे होगा 7 से। और अब जब तुम यहां जाओगे तो क्या होगा, देखो 10 और 10 ये तो सेम है, और 10 माइनस 12, 10 माइनस 12, और ये मल्टीप्लाई होगा 3500 से, तो ये 7000 एडवर्स हो गया, और यहां पे बात करें तो ये भी 7000 एडवर्स हो गया। तो टोटल मिला के प्राइस की वजह से 14000 क्या है, एडवर्स है। अब यूजर्स में क्वांटिटी कंपेयर होती है तो क्वांटिटी में तो कोई इशू ही नहीं है, 7000 माइनस 8000। तो यूजर्स में 7000 स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस 8000 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस 3, तो ये हो गया तुम्हारा 3000 एडवर्स। और ऐसे ही दूसरे में कैलकुलेट करोगे तो 3000 माइनस 4000, 1000 यूनिट ज्यादा कंज्यूम हुई मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, स्टैंडर्ड प्राइस तो एक ही अपने पास, तो ये 10000 क्या हो गया, एडवर्स हो गया। तो ये 13000 यहाँ पे एडवर्स हो गया, तो 14000 और 13000 मिला के 27000 ये एडवर्स हो गया। बाकी जो मिक्स वेरिएंस है और सब यूजर्स वेरिएंस है वो वैसे ही निकलेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हम लोग लीफो मेथड फॉलो करते हैं, लीफो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब जो भी पहले इश्यू होगा, सोचो सोचो फील करो, लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो भी इश्यू होगा वो परचेज में से होगा जो लास्ट में आया। तो इस केस में जो कंजम्पशन हो रहा था कितना, यहाँ 8000 कंज्यूम हो रहा था और यहाँ पे शायद 4000 कंज्यूम हो रहा था।
तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करोगे तो ये 8000 यूनिट कंज्यूम हुई वो 9 में से हुई है, और जो 4000 है वो 5 में से हुई, तो इस पे रेट लगेगी 4 और इस पे रेट लगेगी 12। अब क्या होगा, तुम्हारी ये कॉस्ट चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 32,000 और ये हो जाएगा 48,000। तो ये टोटल मिला के टोटल एक्चुअल कॉस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो 80,000। अब इसमें क्या होगा, 51 माइनस 80 हो जाएगा, तो 51 माइनस 80 करोगे तो टोटल मटेरियल कॉस्ट 31,000 एडवर्स हो जाएगा, और ये सब प्राइस की वजह से हुआ है। अब प्राइस में क्या होगा पता है, 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 8,000 और 10 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 4,000, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8,000 एडवर्स, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8,000 एडवर्स, 16,000 एडवर्स, बाकी सेम रहेगा। तो ये तुम्हारा सही है क्या, 3 माइनस 4 8,000 और 10 माइनस 12 16,000, 31 32 48 70 80, गलत हो गया ना, 51 माइनस 80,000 सॉरी 29,000। ठीक है, अब 29,000 का ये रिकंसिलेशन हो गया। तो फीफो से लीफो या वेटेड एवरेज चेंज करते ही क्या होता है पता है, आपका सिर्फ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस चेंज होगा और प्राइस वेरिएंस चेंज होगा। मतलब मटेरियल यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और सब यूजेस वेरिएंस सेम रहेंगे, चाहे आप फीफो लो, लीफो लो, चाहे वेटेड एवरेज मेथड लो। समझ में आया? अभी इसी एग्जांपल को वेटेड एवरेज से लेके जाए तो वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ कि ये जो 8,000 यूनिट है ना, वेटेड एवरेज मतलब ये जो 8,000 यूनिट है ना, ये ओपनिंग प्लस परचेज में से, तो अपने को वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, 1,000 इंटू 3 स्टैंडर्ड कॉस्ट प्लस 9,000 इंटू 4 36,000 डिवाइड बाय 10,000, 1,000 प्लस 9,000 के हिसाब से, तो ये हो गया तुम्हारा 3,000। तो ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट 36,000 जो परचेज किया, तो ओपनिंग प्लस परचेज मिला के 39 हो गया, 39 डिवाइड बाय 10,000 करोगे तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट होगी 3.9, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3.9 आ जाएगा। और इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो 500 इंटू 10 ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी 5,000 प्लस तुमने जो परचेज किया 5,000 इंटू 12 60,000, तो 65,000 कॉस्ट होगी 5,500 यूनिट्स की, तो तुमको 65,000 डिवाइड बाय 5,500 करना पड़ेगा। तो ये कुछ यहाँ पे 11.82 समथिंग कुछ आ रहा है, तो ये 11.82 हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा तुम्हारा, ये चेंज हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस और ये चेंज हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, बाकी सेम रहता है। तो ओवरऑल मैंने इस लेक्चर में 3 चीजें रिवाइज की। पहला, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन द एब्सेंस ऑफ इन्वेंट्री। दूसरा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जब फिनिश गुड्स सोल्ड, फिनिश गुड्स और WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उस केस में पहले एक्चुअल आउटपुट निकाल के एक्चुअल आउटपुट के बेस पे स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करना पड़ता है। और तीसरा मैंने आपको समझाया कि जब आपको रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसका इंपैक्ट आता है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेशन में, और बाय डिफॉल्ट आप फीफो मेथड यूज कर सकते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अपन लोग जब रिकंसाइल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब रिकंसाइल करते हो तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अब जब मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हैं ना तो 2 ऑप्शन होता है, एक तो होता है एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम और एक होता है एक्चुअल क्वांटिटी परचेज को लेके। तो अगर आपने एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड लिया तो ये रिकंसाइल होगा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। लेकिन अगर आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस में एक्चुअल क्वांटिटी परचेज यूज किया तो फिर तुम्हारा उस केस में क्या होगा पता है,
ये रिकंसाइल नहीं होगा, मतलब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज नॉट इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो ये ध्यान रखना। तो जनरली बाय डिफॉल्ट हमेशा अपन प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए जो एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं वो कंज्यूम लेते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बोले कि आपको एक्चुअल क्वांटिटी परचेज लेनी है तो फिर ये रिकंसाइल नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा रिवीजन लेक्चर जो आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से रिगार्डिंग आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।